यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव चारों ओर ऊंचे पहाड़ों, बहती नदियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की मधुर आवाज से होती थी। मीरा का परिवार साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ ऊन बुनकर शॉल और स्वेटर बनाती थी। सर्दियों में बर्फ गिरती तो कई बार गांव का रास्ता बंद हो जाता। ऐसे समय में दवाइयाँ, राशन और जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। मीरा ने बचपन से यह संघर्ष देखा था। एक बार उसकी दादी गंभीर रूप से बीमार हो गईं, की लेकिन बर्फबारी के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। उस घटना ने मीरा के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसने तय किया कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को पहाड़ों तक पहुंचाने के लिए कुछ करेगी। स्कूल में मीरा को जीव विज्ञान बहुत पसंद था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आता था कि सिर्फ डॉक्टर बनने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। असली चुनौती थी दूर दराज इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। उसके शिक्षक ने एक दिन टेलीमेडिसिन के बारे में बताया और समझाया कि कैसे इंटरनेट और तकनीक की मदद से दूर बैठे मरीज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। मीरा को लगा जैसे उसे अपनी दिशा मिल गई हो। 12वीं के बाद उसने कड़ी मेहनत से मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति हासिल की और साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। लंबे लंबे व्याख्यान, इंटर्नशिप की थकान और लगातार परीक्षाएं, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। कई बार उसे अपने गांव की याद आती और वह सोचती कि क्या वह सच में बदलाव ला पाएगी। लेकिन हर बार दादी की वह घटना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। डिग्री पूरी करने के बाद उसे शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी का अवसर मिला। वहां आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतरीन सुविधाएं थीं। लेकिन उसके मन में अपने पहाड़ी गांव की छवि बसी हुई थी। उसने कुछ साल अनुभव लिया, आपातकालीन चिकित्सा और डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर विशेष प्रशिक्षण किया और फिर अपने राज्य में वापस लौट आई। उसने स्थानीय प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क शुरू किया। उसका उद्देश्य था छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों को शहर के बड़े अस्पतालों से जोड़ना। उसने पहाड़ों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली। गांवों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टैबलेट और बेसिक मेडिकल उपकरण दिए गए। अब मरीज अपने ही गांव में प्राथमिक जांच करा सकते थे और जरूरत पड़ने पर शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकते थे। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि बिना सामने देखे डॉक्टर सही इलाज कैसे करेगा। मीरा ने धैर्य से उन्हें समझाया, स्वयं कई शिविर लगाए और मुफ्त परामर्श दिया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा। कई गंभीर बीमारियों का समय रहते पता चलने लगा। गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच की सुविधा मिलने लगी। बुजुर्गों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। कुछ वर्षों में उसका प्रयास पूरे जिले में फैल गया। राज्य सरकार ने भी इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। मीरा को कई मंचों पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब हमें अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता। मीरा ने समझा कि असली सफलता वही है जो लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाए। उसने अपने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां युवाओं को स्वास्थ्य सहायक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत हुईं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें नई राह दिखाने के लिए आती हैं। अगर हम अपने अनुभवों से सीख लेकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। शिक्षा और तकनीक मिलकर समाज में गहरा बदलाव ला सकती हैं। याद रखो, पहाड़ चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से वनांचल गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था।
गांव चारों ओर घने साल और सागौन के जंगलों से घिरा हुआ था। बरसात में मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती और सर्दियों की सुबहें धुंध से ढकी रहती। आदित्य का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और कभी कभी मजदूरी भी करते थे। माँ घर संभालती और पास के कई हाट में महुआ और सब्जियां बेचती थीं। जीवन सादा था लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं। कई बार बिजली कई कई दिनों तक नहीं आती थी। आदित्य बचपन से ही सवाल पूछने वाला बच्चा था। उसे यह जानने में रुचि थी कि क्यों कुछ गांवों में अच्छी सड़कें और सुविधाएं हैं जबकि उसका गांव अब भी पिछड़ा हुआ है। एक दिन उसने देखा कि बरसात के समय गांव का कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर गया था। स्कूल जाने वाले बच्चों को घंटों चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता था। उसी दिन उसके मन में विचार आया, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे गांव का विकास हो सके और लोग बेहतर जीवन जी सकें। स्कूल में उसे सामाजिक विज्ञान और गणित बहुत पसंद थे। उसके शिक्षक ने एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, कैसे उन्होंने छोटे शहर से उठकर विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया। आदित्य ने उस दिन से तय कर लिया कि वह भी अपने गांव के विकास के लिए काम करेगा। 12वीं के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने का लक्ष्य बनाया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और खेतों में काम कर पैसे बचाए। मेहनत रंग लाई और उसे एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। शहर की दुनिया अलग थी, तेज रफ्तार, ऊंची इमारतें और आधुनिक सुविधाएं। शुरुआत में उसे घबराहट हुई कि हुई, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को याद रखा। कॉलेज में उसने ग्रामीण अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया। उसने सीखा कि कैसे कम लागत में मजबूत सड़कें बनाई जा सकती हैं, कैसे वर्षा जल संचयन से पानी की समस्या हल हो सकती है और कैसे सौर ऊर्जा से बिजली की कमी दूर की जा सकती है। अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, स्मार्ट विलेज मॉडल। इसमें उसने अपने गांव का नक्शा बनाकर दिखाया कि किस तरह चरणबद्ध तरीके से सड़क, पानी, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है। डिग्री पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी निर्माण कंपनी में नौकरी मिली। उसने कुछ वर्षों तक अनुभव हासिल किया और फिर अपने राज्य में लौट आया। उसने सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया और पंचायत के साथ मिलकर विकास कार्य शुरू करवाए। सबसे पहले उसने वर्षा जल संचयन की योजना लागू की। इससे गांव में पानी की कमी काफी हद तक दूर हुई। फिर उसने कम लागत वाली पक्की सड़क का निर्माण कराया, जिससे स्कूल और अस्पताल तक पहुंच आसान हो गई। इसके बाद उसने सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। गांव के कई घरों में सोलर पैनल लगाए गए। अब बच्चों को पढ़ने के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता था। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उसने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से संपर्क किया और सामुदायिक डिजिटल केंद्र स्थापित किया। इससे युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार की जानकारी मिलने लगी। शुरुआत में कई लोग संशय में थे। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं है, लेकिन आदित्य ने धैर्य और पारदर्शिता से काम किया। उसने हर योजना में गांव वालों की भागीदारी सुनिश्चित की। धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। गांव की तस्वीर बदलने लगी। बाहर से लोग देखने आने लगे कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद विकास संभव हुआ। कुछ वर्षों बाद आदित्य के मॉडल को जिले के अन्य गांवों में भी अपनाया गया। उसे सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वह दिन था जब उसके पिता ने कहा, अब हमारे बच्चों को अपने सपनों के लिए गांव छोड़ना नहीं पड़ेगा। आदित्य ने समझा कि असली सफलता वही है जो समाज को आगे बढ़ाए। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता की शिक्षा दी जाती थी। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, अगर इरादा मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। शिक्षा, योजना और सामूहिक प्रयास से किसी भी गांव या समाज का विकास संभव है। याद रखो, बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति के संकल्प से होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समुदाय तक पहुंचता है। अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर समाज की भलाई से जोड़ दो, तो तुम्हारी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े।
राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में समर नाम का एक लड़का रहता था। चारों ओर फैला सुनहरा रेत का विस्तार, दूर दूर तक दिखाई देते टीलों की कतारें और तपती धूप, यही उसका संसार था। दिन में गर्म हवाएं चलती और रात में ठंडी हवा सन्नाटा बिखेर देती। उसके पिता ऊंटों के साथ पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे और मां घर पर कढ़ाई बुनाई कर परिवार की मदद करती थी। पानी गांव की सबसे बड़ी समस्या थी। कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मियों में हालात और भी कठिन हो जाते। समर ने बचपन से ही देखा था कि पानी की कमी किस तरह लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। एक बार भीषण गर्मी में गांव का कुआं सूख गया। उस समय कई परिवारों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। उस घटना ने समर के मन में एक सवाल जगा दिया, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे रेगिस्तान में भी पानी की स्थायी व्यवस्था हो सके? स्कूल में समर को भूगोल और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वह रेगिस्तानी पारिस्थितिकी, भूमिगत जल और वर्षा जल संचयन के बारे में पढ़ता रहता। उसके शिक्षक ने एक दिन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह के कार्यों के बारे में बताया। कैसे उन्होंने राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को पुनर्जीवित किया। यह सुनकर समर को लगा कि अगर एक व्यक्ति प्रयास करे तो सूखे क्षेत्र में भी पानी की धारा बहाई जा सकती है। उसी दिन उसने तय किया कि वह जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करेगा। 12वीं के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और विशेष रूप से जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और इसलिए उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की और साथ साथ पार्ट टाइम काम भी किया। उसने पारंपरिक जोहड़ और बावड़ी जैसी तकनीकों का अध्ययन किया और आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ने के तरीके खोजने लगा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, रेगिस्तानी गांवों के लिए एक समेकित जल प्रबंधन मॉडल। इसमें वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल पुनर्भरण और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों का संयोजन था। उसने अपने गांव का नक्शा बनाकर जल प्रवाह का विश्लेषण किया और यह दिखाया कि कैसे छोटी छोटी संरचनाएं बनाकर पानी को रोका जा सकता है। प्रोजेक्ट को सराहना मिली और उसे शोध के लिए अनुदान भी मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ समय एक इंजीनियरिंग फर्म में काम किया और अनुभव अर्जित किया। फिर वह अपने गांव लौटा। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं था कि रेगिस्तान में पानी रोका जा सकता है, लेकिन समर ने धैर्य से समझाया और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की। सबसे पहले उसने वर्षा जल संचयन के छोटे छोटे ढांचे बनवाए, फिर पुराने जोहड़ों की मरम्मत करवाई। कुछ वर्षों में बारिश का पानी जमीन में समाने लगा और भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव में बदलाव दिखने लगा। कुएं सूखने के बजाय साल भर पानी देने लगे। लोगों ने छोटे छोटे बागान लगाने शुरू किए। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाने की आवश्यकता कम हो गई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों ने सिंचाई को आसान बना दिया। समर ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया ताकि वे इन संरचनाओं की देखभाल कर सकें। इससे रोजगार भी बढ़ा। कुछ वर्षों बाद उसका मॉडल आसपास के गांवों में भी अपनाया जाने लगा। सरकारी अधिकारियों ने भी उसकी योजना में रुचि दिखाई। उसे सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन था जब उसके गांव के बुजुर्ग ने कहा, अब हमारा गांव पानी के लिए तरसता नहीं बल्कि पानी बचाता है। समर ने समझा कि असली सफलता वही है जो लोगों के जीवन को स्थायी रूप से बेहतर बनाए। उसने अपने गांव में एक जागरूकता केंद्र भी स्थापित किया, जहां बच्चों को जल संरक्षण की शिक्षा दी जाती थी। उसका मानना था कि अगर अगली पीढ़ी पानी का महत्व समझेगी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, समाधान हमेशा मौजूद होता है। आवश्यकता है तो सिर्फ दृष्टि, धैर्य और सामूहिक प्रयास की। अगर हम अपने संसाधनों का सम्मान करें और विज्ञान को परंपरा के साथ जोड़ दें तो असंभव भी संभव बन सकता है। याद रखो, रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं अगर उन्हें सही दिशा और देखभाल मिले। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। बिहार के एक छोटे से गांव में जहां गंगा की एक पतली धारा खेतों के किनारे किनारे बहती थी, वहीं रहता था विवान।
उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मौसम और बाजार की अनिश्चितता के बीच हर साल नई उम्मीद के साथ खेती करते। माँ सिलाई का काम करती और परिवार का खर्च किसी तरह चलाती। विवान बचपन से ही समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी भी होती है। गांव के स्कूल में पढ़ाई सीमित संसाधनों के साथ होती थी। कई बार शिक्षक समय पर नहीं आते, किताबें पुरानी होती और प्रयोगशाला नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन विवान की जिज्ञासा असीम थी। वह टूटी हुई रेडियो मशीनें खोलकर देखता कि अंदर क्या है, पुराने मोबाइल के पुर्जों को जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि तकनीक सिर्फ शहरों की चीज नहीं बल्कि गांवों की जिंदगी भी बदल सकती है। एक दिन गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया और कई दिनों तक बिजली नहीं आई। उस दौरान किसानों की सिंचाई रुक गई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। उसी अंधेरे में बैठकर विवान ने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे गांव को लगातार बिजली मिल सके। स्कूल में उसने नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा और जाना कि सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ा समाधान हो सकती है। उसके शिक्षक ने भारत में सौर ऊर्जा क्रांति का जिक्र किया और बताया कि कैसे कई गांव सोलर पावर से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 12वीं के बाद विवान ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने का निश्चय किया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और खेतों में काम कर कुछ पैसे बचाए। कड़ी मेहनत और लगन से उसे एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी, ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार। शुरुआत में उसे घबराहट हुई, लेकिन उसने अपने उद्देश्य को याद रखा। कॉलेज में उसने सौर ऊर्जा प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया। उसने सीखा कि कैसे छोटे छोटे सोलर ग्रिड बनाकर पूरे गांव को बिजली दी जा सकती है। अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, कम लागत वाला माइक्रो सोलर ग्रिड जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो। उसने अपने गांव के बिजली उपयोग का डेटा इकट्ठा किया और यह मॉडल तैयार किया कि कितने पैनल और कितनी बैटरियां लगानी होंगी। डिग्री पूरी करने के बाद उसे शहर में अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसका दिल गांव में ही था। उसने कुछ साल अनुभव लिया, पैसे बचाए और फिर अपने गांव लौट आया। उसने पंचायत और ग्रामीणों के साथ बैठक की और सौर ऊर्जा परियोजना का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं था, उन्हें डर था कि यह योजना असफल हो जाएगी। लेकिन विवान ने धैर्य से समझाया और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की। पहले चरण में कुछ घरों पर सोलर पैनल लगाए गए। परिणाम सकारात्मक रहे। धीरे धीरे पूरे गांव में माइक्रो सोलर ग्रिड स्थापित हुआ। अब गांव में नियमित बिजली आने लगी, बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी मिल गई, किसानों को सिंचाई के लिए पंप चलाने में सुविधा हुई और छोटे छोटे व्यवसाय शुरू होने लगे। विवान ने यहीं नहीं रुककर एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। कुछ वर्षों में उसका मॉडल आसपास के गांवों में भी अपनाया गया। सरकारी अधिकारियों ने उसकी योजना की सराहना की, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब उसकी मां ने कहा, अब हमारे घर में अंधेरा नहीं रहता। यह वाक्य उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने समझा कि असली सफलता वही है जो अपने लोगों के जीवन को रोशन करे। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट और इरादा मजबूत हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। शिक्षा और तकनीक मिलकर समाज में स्थायी बदलाव ला सकती हैं। हर समस्या अपने भीतर एक समाधान का बीज छिपाए होती है। जरूरत है तो सिर्फ उस बीज को पहचानने और उसे मेहनत व धैर्य से सींचने की। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव कपास के खेतों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक सफेद रुई जैसे दिखने वाले फूलों की कतारें, गर्म हवाओं से झुलसती धरती
और कभी कभी अचानक आने वाली तेज बारिश, यही उस क्षेत्र की पहचान थी। आरव का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था। उसके पिता कपास की खेती करते थे, लेकिन बाजार की अनिश्चित कीमतें और मौसम की मार ने परिवार को कई बार आर्थिक संकट में डाल दिया था। आरव ने बचपन से ही अपने पिता को मेहनत करते देखा, लेकिन मेहनत के बावजूद लाभ कम मिलता था। कई बार फसल तैयार होने के बाद कीमत इतनी गिर जाती कि लागत भी मुश्किल से निकलती। एक वर्ष ऐसा आया जब लगातार सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई। घर में तनाव का माहौल था। उस समय आरव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में गहरी चिंता देखी। उसी रात उसने तय किया कि वह ऐसा रास्ता खोजेगा जिससे किसानों की आय स्थिर और सुरक्षित हो सके। स्कूल में उसे अर्थशास्त्र और गणित में रुचि थी। वह समझना चाहता था कि बाजार कैसे काम करता है और किसान हमेशा कमजोर कड़ी क्यों बन जाते हैं। उसके शिक्षक ने उसे कृषि आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन के बारे में बताया। कैसे किसान से लेकर ग्राहक तक कई स्तर होते हैं और बीच के बिचौलियों के कारण किसान को कम दाम मिलता है। 12वीं के बाद आरव ने कृषि प्रबंधन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसने छात्रवृत्ति हासिल की। कॉलेज में उसने सीखा कि कैसे तकनीक और संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जा सकता है। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई मार्केटिंग और सहकारी मॉडल के बारे में गहराई से अध्ययन किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो किसानों को सीधे थोक खरीदारों और उपभोक्ताओं से जोड़े। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी उपज की जानकारी, गुणवत्ता और उपलब्ध मात्रा दर्ज कर सकते थे। खरीदार सीधे उनसे संपर्क कर सकते थे। इससे पारदर्शिता बढ़ती और उचित मूल्य मिल सकता था। डिग्री पूरी करने के बाद आरव के पास शहर में नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में किसानों को तकनीक पर भरोसा नहीं था। कई लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं था। आरव ने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, गांव-गांव जाकर समझाया और डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया। पहले साल में सिर्फ कुछ किसानों ने प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, लेकिन जब उन्हें बेहतर दाम मिला तो धीरे धीरे अन्य किसान भी जुड़ने लगे। आरव ने स्थानीय गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवाई ताकि उपज को सुरक्षित रखा जा सके। उसने सहकारी समिति का गठन कराया, जिससे किसान सामूहिक रूप से अपनी फसल बेच सकें। कुछ वर्षों में उसका मॉडल सफल होने लगा। किसानों की आय में स्थिरता आई। वे बाजार की कीमतों की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते थे। बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई। गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं। छोटे छोटे उद्यम शुरू हुए। आरव ने महसूस किया कि सिर्फ आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। उसने किसानों को फसल विविधीकरण और जैविक खेती के बारे में भी जागरूक किया। इससे लागत कम हुई और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हुई। धीरे धीरे उसका गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे संगठन, शिक्षा और तकनीक मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। कुछ वर्षों बाद राज्य स्तर पर उसके मॉडल को सराहा गया। उसे मंचों पर बुलाया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब उसके पिता ने कहा, अब हमें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलता है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। समस्या चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर हम उसे समझने और समाधान खोजने का साहस करें तो बदलाव संभव है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति का मार्ग है। अगर हम अपने ज्ञान और कौशल को समाज की भलाई से जोड़ दें तो हमारी मेहनत कई जीवनों को बदल सकती है। याद रखो, स्थायी सफलता वही है जो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। ओडिशा के तटीय क्षेत्र के एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव समुद्र के किनारे बसा था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मछुआरों की नावें लहरों को चीरते हुए दूर निकल जाती और शाम को लाल होते आसमान के नीचे वापस लौटती। समुद्र की लहरें कभी शांत संगीत सी लगती तो कभी तूफान बनकर सब कुछ हिला देती। नील के पिता भी मछुआरे थे। उनका जीवन पूरी तरह समुद्र पर निर्भर था। जब मौसम ठीक रहता तो घर में खुशहाली होती।
लेकिन जब तूफान आता तो कई दिनों तक काम ठप हो जाता। एक साल भीषण चक्रवात आया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और ऊंची लहरों ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। नील ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोगों की मेहनत कुछ गए। यह रही एक और बिल्कुल नई, बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी। निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर की खिड़की से बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती थीं। सुबह सूरज की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। काव्या का परिवार साधारण था। उसके पिता सेब के बाग में काम करते थे और मां स्थानीय स्कूल में सहायक शिक्षिका थी। पहाड़ों की सुंदरता के बीच जीवन शांत था, लेकिन सुविधाएं सीमित थीं। खासकर उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों की कमी युवाओं को अक्सर बड़े शहरों की ओर जाने पर मजबूर कर देती थी। काव्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबों से दोस्ती करना पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेलते वह पुस्तकालय में बैठकर विज्ञान और साहित्य की किताबें पढ़ती। एक दिन स्कूल में उसकी मां ने उसे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कहानी सुनाई। कैसे एक छोटे शहर की लड़की ने आसमान से भी आगे जाकर अपने सपनों को सच किया। उस दिन काव्या के भीतर भी एक नया सपना जन्मा। वह अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कस्बे में न तो उन्नत प्रयोगशाला थी और न ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छे संसाधन। काव्या ने इंटरनेट के जरिए पढ़ाई शुरू की। वह रात देर तक ऑनलाइन लेक्चर देखती, बाहर लिखती, नोट्स बनाती और समस्याएं हल करती। कई बार बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती। उसके पिता ने उसकी लगन देखकर अपने खर्च कम कर दिए ताकि वह बेहतर किताबें खरीद सके। 12वीं के बाद काव्या ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में चयनित हो गई। वहां पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि प्रतियोगिता कितनी कठिन है। कई छात्र बड़े शहरों के नामी स्कूलों से आए थे, जिनके पास बेहतर तैयारी और संसाधन थे। शुरुआत में उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया, अतिरिक्त समय देकर पढ़ाई की और धीरे धीरे खुद को साबित किया। कॉलेज के दौरान उसे एक परियोजना में काम करने का अवसर मिला जो उपग्रह संचार से जुड़ी थी। उसने सीखा कि कैसे छोटे उपग्रह दूरदराज सिराज क्षेत्रों में संचार और मौसम की जानकारी पहुंचाने में मदद करते हैं। उसे लगा कि यह तकनीक उसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जहां कई बार संचार बाधित हो जाता है। डिग्री पूरी करने के बाद उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अवसर मिला। यह उसके लिए गर्व का क्षण था। वहां उसने छोटे उपग्रहों की डिजाइन और परीक्षण में योगदान दिया। हर प्रक्षेपण के समय उसका दिल धड़कता, जैसे उसका अपना सपना अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर रहा हो। लेकिन काव्या ने अपने मूल उद्देश्य को नहीं भुलाया। उसने अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष सार परियोजना पर काम करने का प्रस्ताव रखा। उसका विचार था कि छोटे और कम लागत वाले उपग्रहों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और आपातकालीन संचार सेवाएं बेहतर की जा सकती हैं। उसकी टीम ने इस पर काम शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद एक प्रायोगिक मॉडल तैयार हुआ। जब यह प्रणाली लागू हुई तो पहाड़ी कस्बों में संचार की स्थिति बेहतर हुई। आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता मिलना आसान हो गया। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के बेहतर अवसर मिले। काव्या को यह देखकर सबसे अधिक खुशी हुई कि उसके अपने कस्बे के बच्चे अब दुनिया से जुड़ पा रहे थे। कुछ वर्षों बाद उसे उसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन था जब उसके पुराने स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, सपनों की ऊंचाई आपके आसपास की सीमाओं से तय नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। काव्या की कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी सीमित क्यों ना हो, सपनों की उड़ान असीमित हो सकती है। शिक्षा, धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सफल हों तो अपनी जड़ों को याद रखें और अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें, क्योंकि असली सफलता वही है जो अपने साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर दे। यह रही एक और बिल्कुल नई,
बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी, निरंतर प्रवाह में, बिना बीच में खाली स्थान छोड़े। उत्तराखंड के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और संकरे पगडंडियों से घिरा था। बरसात के दिनों में रास्ते फिसलन भरे हो जाते और सर्दियों में बर्फ सब कुछ सफेद चादर से ढक देती। गांव सुंदर था, लेकिन सुविधाओं की कमी साफ दिखाई देती थी। खासकर स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर थीं। मामूली बीमारी के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर कस्बे के अस्पताल तक जाना पड़ता था। कई बार देर हो जाती और स्थिति गंभीर हो जाती। ईशान ने बचपन में ही अपनी दादी को एक छोटी सी बीमारी के कारण खो दिया था, क्योंकि समय पर डॉक्टर तक पहुंच संभव नहीं हो पाया। उस घटना ने उसके मन पर गहरा असर डाला। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर ऐसा कुछ करेगा जिससे उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। स्कूल में उसे जीव विज्ञान बहुत पसंद था। वह मानव शरीर के बारे में पढ़ते हुए हैरान होता कि प्रकृति ने कितनी जटिल और अद्भुत रचना की है। उसके शिक्षक ने एक दिन प्रसिद्ध भारतीय हृदय शल्य चिकित्सक देवी शेट्टी के बारे में बताया, जिन्होंने कम लागत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का मॉडल विकसित किया। ईशान को लगा कि अगर बड़े शहरों में ऐसा संभव है तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी कोई रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। 12वीं के बाद उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। संसाधन सीमित थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ाई की, ऑनलाइन सामग्री से सीखा और अंततः उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शहर में पढ़ाई का माहौल अलग था। आधुनिक प्रयोगशालाएं, अनुभवी प्रोफेसर और उन्नत तकनीक, यह सब उसके लिए नया था। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उसने देखा कि तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं को कितना बदल सकती है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का परामर्श दे सकते हैं। उसने सोचा कि यही समाधान उसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए कारगर हो सकता है। उसने इंटर्नशिप के दौरान टेलीमेडिसिन परियोजनाओं पर काम किया और सीखा कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल नेटवर्क के जरिए मरीजों को विशेषज्ञों से जोड़ा जा सकता है। डिग्री पूरी करने के बाद उसके पास बड़े शहर के अस्पतालों में काम करने के अवसर थे, लेकिन उसने अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया। उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू की। यह एक विशेष वाहन था जिसमें आवश्यक उपकरण, दवाइयां और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा थी। यह यूनिट हर हफ्ते अलग अलग गांवों में जाती और मरीजों की जांच करती। जटिल मामलों में शहर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श लिया जाता। शुरुआत में लोगों को नई तकनीक पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समय पर इलाज मिलने से उनकी समस्याएं हल हो रही हैं, तो विश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस पहल का विस्तार हुआ। ईशान ने स्थानीय युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया, ताकि प्राथमिक उपचार और जागरूकता कार्यक्रम गांव स्तर पर ही संचालित हो सकें। कुछ वर्षों में इस मॉडल ने कई जानें बचाईं। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच होने लगी, बच्चों का टीकाकरण समय पर होने लगा और बुजुर्गों को नियमित स्वास्थ्य परामर्श मिलने लगा। ईशान को राज्य स्तर पर सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन था जब एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हमें इलाज के लिए डर नहीं लगता। ईशान की कहानी यह सिखाती है कि व्यक्तिगत दुख भी समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। अगर हम अपने अनुभवों से सीख लेकर समाधान खोजें, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सफलता का असली अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक वेतन नहीं, बल्कि वह संतोष है जो किसी की मदद करने से मिलता है। याद रखो, पहाड़ों की तरह अडिग रहो, नदियों की तरह निरंतर बहते रहो और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो। जब इरादा मजबूत हो और दिल में सेवा की भावना हो, तो कोई भी दूरी इतनी लंबी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। चारों ओर नमक के सफेद मैदान, दूर तक फैला सूना विस्तार और बीच बीच में बसी छोटी छोटी बस्तियां, यही उसकी दुनिया थी। गर्मियों में धरती तवे की तरह तपती और सर्दियों में ठंडी हवाएं हड्डियों तक उतर जाती। राघव का परिवार पीढ़ियों से कारीगरी का काम करता आया था। उसकी मां पारंपरिक कच्ची कढ़ाई करती थी और पिता लकड़ी पर नक्काशी का काम जानते थे, लेकिन आधुनिक बाजार तक पहुंच न होने के कारण उनकी कला की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। पर्यटक कभी कभार आते
कुछ सामान खरीदते और चले जाते। अधिकांश समय मेहनत के बदले बहुत कम आमदनी होती। राघव बचपन से ही अपनी मां को रंग बिरंगे धागों से जटिल डिजाइन बनाते देखता था। हर टांके में धैर्य, हर पैटर्न में पीढ़ियों की परंपरा छिपी होती। वह सोचता था कि इतनी सुंदर कला दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती। स्कूल में उसे इतिहास और वाणिज्य दोनों पसंद थे। वह समझना चाहता था कि परंपरा और व्यापार को कैसे जोड़ा जा सकता है। उसके शिक्षक ने एक दिन भारत की हस्तशिल्प परंपराओं और उनके वैश्विक बाजार के बारे में बताया। उस दिन राघव ने ठान लिया कि वह अपने गांव की कला को पहचान दिलाएगा। 12वीं के बाद उसने डिजाइन और उद्यमिता से जुड़ा कोर्स चुना। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए मेहनत की और साथ साथ ऑनलाइन छोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च संभाला। कॉलेज में उसने सीखा कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह किसी स्थानीय उत्पाद को वैश्विक पहचान दिला सकती है। उसने देखा कि कई छोटे शिल्पकार सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बाजार की समझ और तकनीक की जानकारी नहीं होती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके सामने दो रास्ते थे, शहर में नौकरी या गांव लौटकर जोखिम उठाना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गांव में युवाओं की एक छोटी टीम बनाई। सबसे पहले उन्होंने कारीगरों का डेटा इकट्ठा किया, उनके डिजाइन की तस्वीरें ली और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया। शुरुआत आसान नहीं थी। इंटरनेट की समस्या, लोगों का संकोच और पूंजी की कमी सब चुनौतियां थीं। कई बार ऑर्डर देर से पहुंचे, कुछ ग्राहकों ने शिकायत भी की, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की, पैकेजिंग सुधारी और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की। धीरे धीरे उनके उत्पादों को पहचान मिलने लगी। रंगीन कच्ची कढ़ाई वाले बैग, कुशन कवर और पारंपरिक नक्काशीदार सजावटी वस्तुएं शहरों में पसंद की जाने लगीं। कुछ समय बाद विदेश से भी ऑर्डर आने लगे। राघव ने सुनिश्चित किया कि हर कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। उसने एक सहकारी मॉडल अपनाया जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए रखा जाता। कुछ वर्षों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। पहले जहां युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, अब वे यहीं काम करने लगे। महिलाओं को घर बैठे सम्मानजनक आय मिलने लगी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया जहां नई पीढ़ी को पारंपरिक कला के साथ साथ आधुनिक डिजाइन और तकनीक की शिक्षा दी जाती। राघव को कई मंचों पर बुलाया गया, लेकिन वह हमेशा कहता, यह मेरी नहीं, हमारे पूरे गांव की सफलता है। उसके लिए सबसे भावुक क्षण वह था जब उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे धागों की कहानी दुनिया सुन रही है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, परंपरा और आधुनिकता विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। अगर हम अपनी जड़ों को समझें और उन्हें नई तकनीक के साथ जोड़ दें तो स्थायी और सम्मानजनक विकास संभव है। कठिनाइयां हर रास्ते में आती हैं, लेकिन धैर्य, ईमानदारी और सामूहिक प्रयास से उन्हें पार किया जा सकता है। याद रखो, असली सफलता वही है जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को आगे बढ़ाए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में समर नाम का एक लड़का रहता था। चारों तरफ रेत के टीले, दूर दूर तक फैली सुनहरी धरती और बीच बीच में खड़े कीकर के पेड़, यही उसकी दुनिया थी। गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता और पानी की कमी हमेशा एक बड़ी समस्या बनी रहती। समर का परिवार साधारण था। उसके पिता ऊंटों के जरिए सामान ढोने का काम करते थे और मां घर के साथ साथ पास के खेत में मेहनत करती थी। पानी लाने के लिए उन्हें रोज कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। समर बचपन से ही यह देखता आया था कि पानी की कमी कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। कई बार फसलें सूख जाती, पशुओं को पानी न मिलने से नुकसान होता और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती क्योंकि उन्हें घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता। एक बार जब भीषण सूखा पड़ा तो गांव के कई परिवारों को अस्थायी रूप से दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा। उस समय समर ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ा होकर पानी की समस्या का समाधान खोजेगा। स्कूल में उसे भूगोल और विज्ञान बहुत पसंद थे। उसके शिक्षक ने एक दिन जल संरक्षण के तरीकों के बारे में पढ़ाया और बताया कि कैसे पारंपरिक बावड़ियां और वर्षा जल संचयन प्रणालियां कभी राजस्थान की पहचान हुआ करती थीं। समर को यह जानकर आश्चर्य हुआ
कि पुराने समय में लोग सीमित संसाधनों के बावजूद पानी को सहेजना जानते थे। उसने सोचा कि यदि पुरानी तकनीकों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए तो समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। 12वीं के बाद समर ने सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसीलिए उसने छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत की और कॉलेज के दौरान छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपना खर्च निकाला। पढ़ाई के दौरान उसे जल संसाधन प्रबंधन के विषय में विशेष रुचि हुई। उसने सीखा कि कैसे भूजल स्तर का आकलन किया जाता है, कैसे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है और कैसे छोटे छोटे बांध या चेक डैम बड़े बदलाव ला सकते हैं। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने अपने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने वर्षा के आंकड़ों का अध्ययन किया और पाया कि कम वर्षा होने के बावजूद यदि सही तरीके से संग्रहण किया जाए तो पर्याप्त पानी बचाया जा सकता है। उसने एक मॉडल डिजाइन किया जिसमें छोटे छोटे तालाब, चेक डैम और घरों की छतों से वर्षा जल संचयन की व्यवस्था शामिल थी। डिग्री पूरी करने के बाद उसके पास शहर में अच्छी नौकरी के अवसर थे, लेकिन उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। शुरुआत में लोगों को उसके विचार पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि इतनी कम बारिश से क्या फायदा होगा, लेकिन समर ने धैर्य नहीं खोया। उसने पंचायत से सहयोग लिया, सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाई और सामुदायिक श्रमदान की व्यवस्था की। पहले साल में कुछ छोटे चेक डैम बनाए गए। जब बारिश हुई तो लोगों ने देखा कि पानी रुककर जमीन में समा रहा है। धीरे धीरे भूजल स्तर में सुधार हुआ। अगले वर्ष अधिक तालाब बनाए गए और कई घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई गई। 2-3 साल के भीतर गांव की स्थिति बदलने लगी। कुओं में पानी का स्तर बढ़ा, फसलें बेहतर होने लगीं और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी। समर ने यही नहीं रुककर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों की व्यवस्था भी करवाई ताकि बिजली की कमी के बावजूद सिंचाई संभव हो सके। उसने युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे इन प्रणालियों का रखरखाव कर सकें। धीरे धीरे आसपास के गांवों ने भी इस मॉडल को अपनाया। कुछ वर्षों में उसका गांव जल संरक्षण का उदाहरण बन गया। कई अधिकारी और छात्र वहां अध्ययन के लिए आने लगे। समर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब उसकी मां को अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। समर की कहानी यह सिखाती है कि समस्याएं चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हों, उनका समाधान खोजा जा सकता है। आवश्यकता है सही दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयास की। अगर हम अपने आसपास की चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहस करें तो बदलाव निश्चित है। याद रखो, रेगिस्तान में भी हरियाली उग सकती है यदि प्रयास निरंतर और दिशा सही हो। असली सफलता वही है जो अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। बिहार के चंपारण क्षेत्र के एक छोटे से गांव में अद्वैत नाम का एक लड़का रहता था। उसका गांव हरियाली से भरा था, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी थी। कच्ची सड़कें, सीमित रोजगार के अवसर और शिक्षा की कमी, ये सब मिलकर युवाओं के सपनों को छोटा कर देते थे। अद्वैत के पिता एक छोटे किसान थे और मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। परिवार ईमानदार और मेहनती था, पर आर्थिक रूप से संघर्षरत। अद्वैत बचपन से ही अलग सोच रखता था। वह जब खेतों में जाता तो सिर्फ फसल नहीं देखता, बल्कि सोचता कि इस फसल को बेहतर तरीके से कैसे उगाया जा सकता है। जब वह बाजार जाता तो सोचता कि किसान को सही दाम क्यों नहीं मिलता। जब वह स्कूल में पढ़ता तो उसके मन में सवाल उठते कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने तक ही सीमित क्यों है, समाज को बदलने के लिए क्यों नहीं। एक दिन उसके स्कूल में इतिहास की कक्षा में शिक्षक ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया। कैसे एक साधारण दिखने वाला आंदोलन किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। अद्वैत को लगा कि बदलाव हमेशा बड़े शहरों से नहीं, छोटे गांवों से भी शुरू हो सकता है। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों का जीवन स्थायी रूप से बेहतर हो। 12वीं के बाद उसने अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। कॉलेज में उसे समझ आया कि विकास केवल योजनाएं बनाने से नहीं होता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए नेतृत्व, पारदर्शिता और समुदाय की भागीदारी जरूरी होती है। उसने देखा कि कई सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं क्योंकि लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती या प्रक्रिया जटिल होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अद्वैत ने शहर में नौकरी करने के बजाय गांव लौटने का फैसला किया।
शुरुआत में लोगों को लगा कि वह अपना भविष्य खराब कर रहा है, लेकिन उसके मन में स्पष्ट उद्देश्य था। उसने सबसे पहले गांव में शिक्षा और कौशल विकास पर काम शुरू किया। उसने एक सामुदायिक अध्ययन केंद्र खोला, जहां बच्चों को नियमित पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर और संचार कौशल सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे उसने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जैसे मोबाइल मरम्मत, सिलाई, डेयरी प्रबंधन और डिजिटल सेवाएं। उसने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता की। परिणाम यह हुआ कि कई परिवारों को आवास योजना, शौचालय निर्माण और कृषि सब्सिडी का लाभ मिलने लगा। अद्वैत ने किसानों के लिए एक सामूहिक विपणन समूह भी बनाया। अब वे अपनी उपज एक साथ बेचते, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलता। उसने जैविक खेती को बढ़ावा दिया और बाजार से सीधे संपर्क स्थापित किया। कुछ वर्षों में गांव की आय में सुधार होने लगा, लेकिन अद्वैत का सबसे बड़ा योगदान था लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाना। उसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि अपने विकास के भागीदार हैं। उसने ग्राम सभा की बैठकों को सक्रिय किया और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई। समय के साथ गांव की तस्वीर बदलने लगी। स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, युवाओं का पलायन कम हुआ और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। अद्वैत को कई मंचों पर सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वह दिन था जब गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हमें लगता है कि हमारा गांव पीछे नहीं है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। विकास केवल संसाधनों से नहीं, सोच से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के लिए जिम्मेदारी महसूस करता है और धैर्य के साथ काम करता है, तो परिवर्तन अवश्य होता है। याद रखो, बदलाव का बीज छोटे से विचार में छिपा होता है। यदि उसे मेहनत और ईमानदारी की मिट्टी मिले, तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है, जिसकी छाया में पूरी पीढ़ियां फल फूल सकती हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल के एक छोटे से कस्बे में नयनिका नाम की एक लड़की रहती थी। चारों ओर घने जंगल, पहाड़ियों से उतरती छोटी छोटी नदियां और सुबह की हवा में घुली मिट्टी की खुशबू, यही उसका संसार था। उसके पिता वन विभाग में दैनिक वेतन पर काम करते थे और मां आंगनवाड़ी में सहायिका थी। घर में साधन सीमित थे, ऐसी के नहीं, लेकिन सीखने की चाह असीमित। नयनिका को बचपन से प्रकृति से गहरा लगाव था। वह पेड़ों के नाम याद रखती, पक्षियों की आवाज पहचानती और बरसात में मिट्टी की नमी को हाथों से महसूस कर समझने की कोशिश करती कि धरती कैसे सांस लेती है। एक साल गर्मियों में कस्बे के पास जंगल में आग लग गई। कई पेड़ जल गए, जानवरों का बसेरा उजड़ गया और हवा में धुआं भर गया। नयनिका ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि पर्यावरण को नुकसान होने का असर कितनी जल्दी और कितनी गहराई से पड़ता है। उस दिन उसके मन में सवाल उठा, क्या हम विकास और प्रकृति के बीच संतुलन नहीं बना सकते? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें इंसान आगे भी बढ़े और जंगल भी सुरक्षित रहें? स्कूल में विज्ञान की कक्षा में उसके शिक्षक ने पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करते हुए बताया कि कैसे कुछ भारतीय पर्यावरणविदों ने जंगलों को बचाने के लिए बड़े आंदोलन खड़े किए। उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा का उल्लेख किया, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया। नयनिका को लगा कि एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। उसने तय किया कि वह पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई करेगी और अपने क्षेत्र के लिए ठोस समाधान खोजेगी। 12वीं के बाद उसने पर्यावरण अभियांत्रिकी में प्रवेश लिया। कॉलेज में उसे पता चला कि जंगलों की आग केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही से भी फैलती है। उसने रिमोट सेंसिंग और उपग्रह चित्रों के बारे में सीखा, जिनकी मदद से जंगलों की निगरानी की जा सकती है। उससे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तकनीक के माध्यम से आग के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सकता है और समय रहते कार्रवाई की जा सकती है। अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसने एक परियोजना बनाई, एक ऐसी प्रणाली जो स्थानीय समुदाय, वन विभाग और तकनीक को जोड़ सके। उसने मोबाइल एप्लीकेशन का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें ग्रामीण लोग जंगल में धुआं या संदिग्ध गतिविधि देखते ही सूचना दर्ज कर सकें। यह सूचना तुरंत वन अधिकारियों तक पहुंचती। साथ ही उसने ड्रोन और उपग्रह डेटा के उपयोग का प्रस्ताव रखा, ताकि बड़े क्षेत्र की निगरानी संभव हो सके। डिग्री पूरी करने के बाद नयनिका ने महानगर में नौकरी का अवसर ठुकरा दिया और अपने क्षेत्र में लौट आई।
शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि यह योजना बहुत आदर्शवादी है, लेकिन नैनिका ने धैर्य रखा। उसने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया, उन्हें तकनीक से परिचित कराया और बताया कि जंगल की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, समुदाय की भी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उसका मॉडल लागू हुआ। एक बार गर्मियों में जब एक छोटे हिस्से में आग भड़की, उस पे तो एप्लीकेशन के जरिए उत्तराखंड के पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव बादलों से घिरा रहता था। सुबह सूरज की पहली किरण जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती तो पूरा आकाश सुनहरा हो जाता। दूर बहती काली नदी की आवाज और देवदार के पेड़ों की खुशबू उसके बचपन का हिस्सा थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी थी। पहाड़ों में जीवन आसान नहीं था। स्कूल दूर, अस्पताल दूर और रोजगार के अवसर तो जैसे नाम मात्र के। आरव के पिता एक छोटे किसान थे जो सीढ़ीदार खेतों में आलू और राजमा उगाते थे। मां घर के साथ साथ ऊन काटकर कुछ अतिरिक्त आमदनी जुटाती थी। हर साल बारिश के मौसम में भूस्खलन का डर बना रहता। कई बार सड़कें टूट जाती और गांव हफ्तों तक बाहरी दुनिया से कट जाता। आरव जब छोटा था तब उसने एक बार अपने पड़ोसी को समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण खो दिया। उस घटना ने उसके मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी समय पर मदद मिल सके? स्कूल में उसे गणित और विज्ञान बहुत पसंद थे। वह अक्सर रेडियो खोलकर उसके पुर्जे देखता, पुराने मोबाइल ठीक करने की कोशिश करता। उसके शिक्षक ने एक दिन कक्षा में बताया कि कैसे आधुनिक तकनीक दूर दराज इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकती हैं। उन्होंने टेलीमेडिसिन की अवधारणा समझाई और उदाहरण दिए कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर दूर बैठे मरीजों की जांच कर सकते हैं। उसी दिन आरव ने तय किया कि वह तकनीक के माध्यम से अपने पहाड़ों के लिए कुछ नया करेगा। 12वीं के बाद उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। शहर में पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं थी। भाषा का अंतर, आर्थिक दबाव और प्रतिस्पर्धा, सब कुछ नया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति हासिल की, पार्ट टाइम काम किया और पढ़ाई में खुद को साबित किया। कॉलेज में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीखा। उसे समझ आया कि सही सॉफ्टवेयर और डेटा के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और सुलभ बनाया जा सकता है। अंतिम वर्ष में उसने एक परियोजना बनाई, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इसमें कम इंटरनेट स्पीड पर भी काम करने की क्षमता थी। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज का बुनियादी डेटा दर्ज कर सकते थे, लक्षणों की जानकारी अपलोड कर सकते थे और तुरंत शहर के डॉक्टर से सलाह ले सकते थे। एप्लीकेशन में एक सरल एआई मॉडल भी था जो सामान्य बीमारियों के प्राथमिक संकेतों की पहचान कर सकता था और तत्काल सावधानियां सुझा सकता था। डिग्री पूरी करने के बाद उसके पास महानगर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर था, लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। शुरुआत में लोगों को उसके विचार पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि मोबाइल से इलाज कैसे संभव है। लेकिन आरव ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया। कुछ महीनों में परिणाम दिखने लगे। छोटे मोटे रोगों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच संभव हो पाई। आपातकालीन मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर प्राथमिक उपचार दिया जाने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों ने भी इस मॉडल को अपनाया। आरव ने आगे चलकर ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने की योजना भी शुरू की, खासकर उन इलाकों में जहां सड़कें अक्सर बंद हो जाती थीं। इससे समय की बचत हुई और कई जानें बचाई जा सकी। राज्य सरकार ने उसके मॉडल को सराहा और अन्य पहाड़ी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया। कुछ वर्षों में आरव का गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे तकनीक का सही उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों की चुनौतियों को कम कर सकता है। गांव के बच्चों को अब लगता था कि वे भी इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकते हैं और अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जन्म स्थान चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सपनों की सीमा नहीं होती। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं।
याद रखो, असली प्रगति वही है जो सबसे दूर और सबसे कमजोर तक पहुंचे। जब तकनीक संवेदनशीलता के साथ जुड़ती है, वह केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति बन जाती है। झारखंड के धनबाद जिले के पास बसे एक छोटे से कस्बे में विराज नाम का एक लड़का रहता था। चारों तरफ कोयले की खदानें, धूल से भरी हवा और मेहनतकश लोगों की लंबी कतारें, यही उसकी दुनिया थी। सुबह सुबह जब सायरन बजता तो मजदूरों की भीड़ खदानों की ओर बढ़ जाती। विराज अक्सर अपने पिता को देखता, जो वर्षों से खदान में काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान होती, लेकिन आंखों में परिवार के लिए उम्मीद भी होती। विराज बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहां दूसरे बच्चे खदानों को सिर्फ रोजगार का साधन मानते थे, थे, वहीं वह सोचता था कि क्या इन खदानों से निकलने वाला संसाधन केवल जलाने के लिए ही है, या इससे कुछ और बेहतर भी किया जा सकता है। स्कूल में उसे भौतिकी और रसायन विज्ञान में विशेष रुचि थी। वह जानना चाहता था कि ऊर्जा कैसे बनती है, कैसे बचाई जाती है और कैसे स्वच्छ बनाई जा सकती है। एक दिन विज्ञान की किताब में उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। उसे समझ आया कि सूर्य की रोशनी से भी बिजली बनाई जा सकती है। उसे यह विचार अद्भुत लगा, आसमान से आती रोशनी को पकड़कर घरों को रोशन करना। उसी समय उसके मन में विचार आया कि अगर उसके कस्बे में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े तो कोयले पर निर्भरता कम हो सकती है और प्रदूषण भी घट सकता है। 12वीं के बाद उसने नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की और पार्ट टाइम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में उसने सीखा कि कैसे सोलर पैनल काम करते हैं, कैसे ऊर्जा संग्रहित की जाती है और कैसे माइक्रोग्रिड के जरिए छोटे क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। डिग्री पूरी होने पर उसे शहर में अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसका मन अपने कस्बे में था। उसने नौकरी छोड़कर वापस लौटने का साहसिक निर्णय लिया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा कि कोयले के इलाके में सौर ऊर्जा की बात करना अव्यावहारिक है, लेकिन विराज ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर की छत पर पहला सोलर पैनल लगाया। धीरे धीरे उसने पड़ोसियों को समझाया कि इससे बिजली का बिल कम होगा और कटौती की समस्या भी घटेगी। उसने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और सरकारी सब्सिडी योजनाओं की जानकारी जुटाई। कुछ महीनों में 5 घरों में सोलर सिस्टम लग गए। एक साल में यह संख्या बढ़कर 50 हो गई। विराज ने आगे बढ़कर एक सामुदायिक सोलर माइक्रोग्रिड की योजना बनाई। इससे पूरे मोहल्ले को स्थिर बिजली मिलने लगी। छोटे दुकानदारों को फायदा हुआ, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और लोगों का भरोसा बढ़ा। धीरे धीरे खदानों के आसपास के क्षेत्रों में भी स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में उसका कस्बा एक उदाहरण बन गया कि कैसे परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव संभव है। राज्य स्तर पर उसे सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वह थी जब उसके पिता ने गर्व से कहा, अब हमारा बेटा रोशनी का काम करता है, सिर्फ अंधेरे से नहीं जुड़ा। विराज की कहानी यह बताती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सोच नई होनी चाहिए। जहां लोग समस्या देखते हैं, वहीं कोई समाधान भी देख सकता है। याद रखो, बदलाव हमेशा विरोध के साथ शुरू होता है, लेकिन निरंतर प्रयास और सच्ची नीयत से वही बदलाव एक दिन प्रेरणा बन जाता है। अगर इरादा मजबूत हो तो धूल और धुएं के बीच भी उजाले की किरणें रास्ता बना लेती हैं। राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में आराध्या नाम की एक लड़की रहती थी। चारों ओर फैली रेत, दूर दूर तक बबूल के पेड़ और गर्म हवा के थपेड़े, यही उसका संसार था। दिन में सूरज की तपिश इतनी तेज होती कि जमीन भी जलती हुई प्रतीत होती, और रात को आसमान तारों से भर जाता, मानो पूरा ब्रह्मांड उसी के गांव के ऊपर ठहर गया हो। पानी यहां सबसे कीमती चीज थी। हर सुबह महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाती। आराध्या भी अपनी मां के साथ मटके लेकर जाती और रास्ते भर सोचती कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पानी के लिए इतनी दूर न जाना पड़े। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो बारिश पर निर्भर खेती करते थे। अगर मानसून समय पर आ जाए तो फसल ठीक, वरना पूरा साल संकट में। कई बार सूखा पड़ता तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता।
आराध्या यह सब बचपन से देखती आई थी, लेकिन उसके भीतर निराशा नहीं, जिज्ञासा थी। वह हर समस्या को प्रश्न की तरह देखती, ऐसा क्यों है और इसे बदला कैसे जा सकता है। स्कूल में उसे भूगोल और विज्ञान बेहद पसंद थे। एक दिन शिक्षक ने वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ाया। उन्होंने बताया कि कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी यदि सही तकनीक अपनाई जाए तो पानी को सहेजा जा सकता है। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या का समाधान संभव है, बस सही समझ और प्रयास चाहिए। 12वीं के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। कॉलेज में उसने जल प्रबंधन, मिट्टी की संरचना और सतत विकास के सिद्धांतों के बारे में गहराई से पढ़ाई की। उसे पता चला कि छोटे छोटे चेक डैम, तालाब और रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने ही गांव को चुना। डिग्री पूरी करने के बाद उसके पास शहर में नौकरी का अवसर था, लेकिन उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों को लगा कि पढ़ाई करके आई लड़की क्या नया कर लेगी, लेकिन आराध्या ने हार नहीं मानी। उसने गांव की पंचायत से बात की तो महिलाओं के समूह बनाए और उन्हें समझाया कि यदि हर घर अपनी छत से बारिश का पानी इकट्ठा करे तो साल भर की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। उसने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर पहला छोटा तालाब बनवाया। बरसात आई और तालाब भर गया। लोगों ने पहली बार देखा कि सही योजना से पानी बचाया जा सकता है। अगले साल 2 और तालाब बने। फिर खेतों के पास छोटे चेक डैम बनाए गए। कुछ ही वर्षों में भूजल स्तर बढ़ने लगा। कुएं जो पहले सूख जाते थे अब लंबे समय तक भरे रहते। आराध्या ने यहीं रुककर संतोष नहीं किया। उसने ड्रिप इरिगेशन की तकनीक अपनाने की सलाह दी, जिससे कम पानी में भी फसल अच्छी हो सके। उसने महिलाओं को रसोई बागवानी के लिए प्रेरित किया ताकि पोषण भी बेहतर हो। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कुछ वर्षों बाद वही गांव जो पानी की कमी के लिए जाना जाता था, जल संरक्षण के उदाहरण के रूप में पहचाना जाने लगा। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे। आराध्या को कई मंचों पर बुलाया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह था जब उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, अब पानी के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। इस कहानी का संदेश सरल है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान की शुरुआत एक विचार से होती है। यदि शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन न मानकर समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति ठान ले कि वह अपने आसपास की परिस्थिति को बेहतर बनाएगा तो धीरे धीरे पूरा समाज उस परिवर्तन का हिस्सा बन जाता है। रेगिस्तान में भी हरियाली उग सकती है यदि इरादा मजबूत और प्रयास निरंतर हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां थीं, शाम होते ही लालटेनें जल जाती थीं और लोग दिन भर की मेहनत के बाद चौपाल पर बैठकर बातें करते थे। वहीं आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आरव के पिता एक दर्जी थे। दिन भर सिलाई मशीन चलाते और रात को थक कर सो जाते। माँ घर संभालती और कभी कभी दूसरों के यहाँ काम कर लेती। परिवार की आय इतनी ही थी कि घर का खर्च किसी तरह चलता रहे। पढ़ाई के लिए अतिरिक्त खर्च निकालना मुश्किल था, लेकिन आरव की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर उसके माता पिता ने कभी उसके सपनों को छोटा नहीं किया। स्कूल में आरव बहुत होशियार नहीं था, लेकिन जिज्ञासु बहुत था। वह हर बात की तह तक जाना चाहता था। अगर अध्यापक कोई सिद्धांत बताते तो वह पूछता, ऐसा क्यों होता है? कई बार सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे समझना था, सिर्फ याद नहीं करना था। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। शहर से आए एक शिक्षक ने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बताया। आरव ने पहली बार जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उस दिन से उसका लक्ष्य तय हो गया। उससे टेक्नोलॉजी सीखनी है और अपने गांव के बच्चों तक पहुंचानी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था।
गांव में इंटरनेट की सुविधा बहुत कमजोर थी। कंप्यूटर तो दूर की बात, कई बच्चों ने मोबाइल भी नहीं देखा था। आरव ने तय किया कि वह पहले खुद सीखेगा। उसने पास के शहर में जाकर एक सस्ती कोचिंग में दाखिला लिया। दिन में पढ़ाई, शाम को दर्जी की दुकान पर पिता की मदद। उसका दिन इसी तरह बीतता। 12वीं के बाद उसने कंप्यूटर साइंस में प्रवेश लिया। फीस की समस्या थी, लेकिन उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और चयनित हो गया। कॉलेज में उसने प्रोग्रामिंग सीखी, वेबसाइट बनाना सीखा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत को समझा। उसे महसूस हुआ कि अगर उसके गांव के बच्चों को भी यह अवसर मिले तो उनकी दुनिया बदल सकती है। डिग्री पूरी होने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें, आरामदायक जीवन, सब कुछ था। लेकिन जब भी वह अपने गांव लौटता, उससे वही पुरानी तस्वीर दिखती। बच्चे जिनके पास पढ़ने के साधन सीमित थे, जिनकी प्रतिभा अवसर के अभाव में दब रही थी। एक दिन उसने बड़ा निर्णय लिया। उसने नौकरी छोड़ी और गांव लौट आया। लोग हैरान थे। कई ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी? लेकिन आरव के मन में स्पष्ट था, उसे अपने गांव के लिए कुछ करना है। उसने अपने घर के आंगन में ही एक छोटा डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया। शुरू में सिर्फ 2 पुराने कंप्यूटर थे, जो उसने अपनी बचत से खरीदे। इंटरनेट की व्यवस्था भी मुश्किल से की। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन आरव ने पूरे मन से उन्हें सिखाना शुरू किया। बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, इंटरनेट का उपयोग, ऑनलाइन जानकारी खोजना। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उसने शाम को निःशुल्क कक्षाएं रखीं, ताकि जिनके पास फीस देने की क्षमता नहीं, वे भी सीख सकें। उसने ऑनलाइन कोर्स ढूंढकर बच्चों को सिखाए। कुछ महीनों में बच्चों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। कोई पोस्टर डिजाइन करता, कोई साधारण वेबसाइट बनाता। आरव ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और अपने सेंटर को पंजीकृत कराया। कुछ सामाजिक संगठनों ने उसकी पहल की सराहना की और मदद के लिए आगे आए। नए कंप्यूटर आए, प्रोजेक्टर लगा और सेंटर का विस्तार हुआ। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसके पहले बैच के एक छात्र ने शहर की कंपनी में इंटर्नशिप पाई। पूरा गांव गर्व से भर गया। अब लोग समझने लगे थे कि आरव ने जो किया वह केवल नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि भविष्य बनाना था। कुछ वर्षों में उसका छोटा सा सेंटर एक संस्थान बन गया। आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। कई लड़कियां जो पहले पढ़ाई छोड़ देती थीं, अब डिजिटल शिक्षा से जुड़कर आगे बढ़ रही थीं। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। असली सफलता तब है जब आप अपनी सीख और अपने अवसरों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह केवल आपका नहीं, समाज की धरोहर है। अगर आपके पास अवसर है तो वह केवल आपकी तरक्की के लिए नहीं, दूसरों के मार्ग को रोशन करने के लिए भी है। याद रखो, हालात चाहे कितने भी साधारण क्यों न हों, सपने असाधारण हो सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि समाज के साथ बांटता है, तब वह बदलाव की शुरुआत बन जाता है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान की आवाज से होती थी, वहीं सानवी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर रेलवे लाइन के पास था। हर दिन जब ट्रेन गुजरती तो पूरा घर हल्का सा कांप जाता। बचपन में वह खिड़की से झांककर दूर तक जाती पटरियों को देखती और सोचती, क्या इन पटरियों के पार भी मेरी जैसी ही दुनिया है या कुछ अलग। सानवी के पिता स्टेशन पर चाय बेचते थे। मां सिलाई का काम करती थी। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन सपनों पर कभी रोक नहीं थी। सानवी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, पर उससे भी ज्यादा वह जिम्मेदार थी। स्कूल से लौटकर वह पहले घर का काम करती, फिर छोटे भाई को पढ़ाती और उसके बाद खुद पढ़ती। एक दिन स्कूल में करियर गाइडेंस कार्यक्रम हुआ। वहां से आई एक अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विसेज के बारे में बताया। कैसे एक अधिकारी पूरे जिले की व्यवस्था बदल सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बना सकता है। उस दिन सानवी के मन में एक बीज बोया गया। उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनेगी, लेकिन रास्ता लंबा और कठिन था।
कस्बे में अच्छी कोचिंग नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा भी सीमित थी। कई लोगों ने कहा, इतना बड़ा सपना मत देखो, हमारे हालात अलग हैं। पर सानवी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हालात ही किस्मत तय करते हैं। 12वीं के बाद उसने पटना जाकर स्नातक में प्रवेश लिया। वहां का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा, सीमित खर्च और दिन रात की पढ़ाई। उसने पुस्तकालय को अपना दूसरा घर बना लिया। सुबह से शाम तक किताबों के बीच बैठी रहती। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करती। पहली बार जब उसने सिविल सेवा परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही असफल हो गई। परिणाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन उसी रात उसने अपने पिता की आवाज सुनी, जो फोन पर बोले, बेटी, ट्रेन एक बार छूट जाए तो दूसरी पकड़नी पड़ती है। हार कर बैठ जाओगी तो मंजिल कैसे मिलेगी। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। समय प्रबंधन सुधारा, उत्तर लेखन का अभ्यास किया और मॉक इंटरव्यू दिए। दूसरे प्रयास में वह मुख्य परीक्षा तक पहुंची, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। यह झटका पहले से भी बड़ा था। कई लोग अब कहने लगे थे, शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन सानवी ने अपने सपने को किसी और की राय से छोटा नहीं होने दिया। उसने तीसरी बार पूरी ताकत से प्रयास किया। उस साल जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था। वह चयनित हो चुकी थी। उस पल को शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पूरा कस्बा जश्न मना रहा था। प्रशिक्षण के बाद जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई तो उसने अपने काम को केवल नौकरी नहीं, जिम्मेदारी समझा। उसने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। गांव-गांव जाकर स्कूलों की स्थिति देखी। जहां शिक्षक नहीं थे, वहां नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करवाई। जहां भवन जर्जर थे, वहां मरम्मत करवाई। उसने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करवाई, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी इलाज पहुंच सके। उसने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। सबसे खास बात यह थी कि वह हर सप्ताह जनता से सीधा संवाद करती, लोगों की समस्याएं सुनती और समाधान खोजती। धीरे धीरे उसके जिले की पहचान बदलने लगी। एक दिन वह अपने पुराने कस्बे लौटी। रेलवे लाइन के पास वही घर, वही खिड़की, लेकिन इस बार वह एक अधिकारी के रूप में लौटी थी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सपने देखो, हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सानवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। बड़े लक्ष्य पाने के लिए धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास जरूरी है। अगर रास्ता लंबा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें थोड़ा और चलना होगा। याद रखो, परिस्थितियां तुम्हें परख सकती हैं, लोग तुम्हें हतोत्साहित कर सकते हैं, असफलताएं तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा है तो तुम्हारी जीत तय है। हर छोटी जगह से बड़ी कहानी शुरू हो सकती है। हर साधारण परिवार से असाधारण व्यक्तित्व निकल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन हार मान लेता है और कौन आखिरी कोशिश तक डटा रहता है। मध्य प्रदेश के एक दूर दराज पहाड़ी गांव में जहां बरसात के मौसम में रास्ते कीचड़ से भर जाते थे और गर्मियों में पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर तक चलकर जाते थे, वहीं कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर पत्थरों और मिट्टी से बना था। छत पर खपरेल थी और आंगन में एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। गांव छोटा था, सुविधाएं कम थीं, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। कबीर के पिता किसान थे। उनकी छोटी सी जमीन थी, जिस पर कभी अच्छी फसल होती तो कभी मौसम की मार सब कुछ छीन लेती। माँ घर संभालती और पशुओं की देखभाल करती। घर में पैसे की कमी हमेशा रहती, पर मेहनत की कमी कभी नहीं रही। कबीर बचपन से ही अलग सोचता था। जब दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, वह अक्सर खेतों में पिता के साथ जाता और मिट्टी को हाथ में लेकर पूछता, पिताजी,
यह जमीन हर साल कम क्यों उपज देती है? पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा, किस्मत और मौसम का खेल है। लेकिन कबीर संतुष्ट नहीं होता। उसे हर चीज का कारण जानना था। स्कूल में विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। शिक्षक जब मिट्टी की उर्वरता, पानी के संरक्षण और खेती की नई तकनीकों के बारे में बताते तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, कई किसान कर्ज में डूब गए। कबीर ने अपने पिता को पहली बार इतना परेशान देखा। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह खेती को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ेगा। वह कृषि विज्ञान पढ़ेगा और अपने गांव के किसानों के लिए कुछ नया करेगा। 12वीं के बाद उसने कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की ठानी। फीस की समस्या थी में, लेकिन उसने छात्रवृत्ति परीक्षा दी और सफल हुआ। शहर जाकर पढ़ाई करना उसके लिए आसान नहीं था। भाषा का अंतर, नए लोग, नई व्यवस्था, सब कुछ अलग था। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करता और आगे बढ़ता। विश्वविद्यालय में उसने आधुनिक खेती, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिट्टी परीक्षण और जल संरक्षण की तकनीकें सीखी। उसे समझ में आया कि सही जानकारी और तकनीक से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। डिग्री पूरी होने के बाद उसे एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। वेतन अच्छा था, जीवन आरामदायक हो सकता था, लेकिन कबीर के मन में बार बार अपने गांव की तस्वीर आती। सूखे खेत, चिंतित किसान और पानी के लिए संघर्ष करती महिलाएं। उसने बड़ा निर्णय लिया। उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने गांव लौट आया। शुरुआत आसान नहीं थी। जब उसने किसानों को ड्रिप इरिगेशन और नई बीज तकनीक के बारे में बताया तो कई लोग हंस पड़े। हमारे बाप दादा जैसे खेती करते आए हैं, वही ठीक है, उन्होंने कहा। कबीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के एक छोटे हिस्से पर प्रयोग शुरू किया। ड्रिप सिस्टम लगाया, मिट्टी की जांच करवाई